टेस्ला मोटर्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं, उनके चीफ एलॉन मस्क ने घोषणा की कि हम बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे एज अ पेमेंट। तो इसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस में उछाल भी आया। और फिर आया उनका एक और ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि अरे जो माइनिंग होती है बिटकॉइन की, उसके चलते एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचता है, तो हम इंतजार करेंगे कि कोई सस्टेनेबल तरीका जो है वो सामने आए और फिर हम इसे एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। माइनिंग ने एक करेंसी के रेट्स को हिलाकर रख दिया। मेरा नाम है अरुण सिंह, ये शो है कॉफी एंड क्रिप्टो और आज का फोकस है माइनिंग पर। माइनिंग क्या होती है, क्या आप इसे कर सकते हैं, क्या आपको इसे करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहते हैं तो किन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं समझने के साथ कि आखिरकार माइनिंग है क्या। तो आइए समझते हैं क्या है माइनिंग। सबसे पहले माइनिंग का मतलब है करेंसी मिंट करना। जैसे नए सिरे से किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करने को हम अंग्रेजी में माइनिंग कहते हैं, ठीक उसी तरीके से यहां पर नई जो करेंसी है उसे मिंट करने के प्रोसेस को माइनिंग कह दिया जाता है और इससे सर्कुलेशन में नई करेंसी आती है। अब समझिए, क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। ये हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया, यानी कोई बैंक, कोई मिडलमैन, कोई एक अथॉरिटी, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसे वैलिडेट कौन करेगा? उसे वैलिडेट करते हैं माइनर्स, और यहीं पर माइनिंग जो है उसका रोल आ जाता है। तो जो पब्लिक लेजर है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं, ये माइनर्स उसे मेंटेन करते हैं और इसके बदले में वो क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि ये करते कैसे हैं, माइनिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो माइनर्स हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब ये कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं ये आगे आपको बता देंगे। तो जो सबसे पहले सॉल्व करता है वो व्यक्ति ट्रांजैक्शन वैलिडेट करता है, यानी उसके पास वो हक जो है वो जाता है। अब इससे डबल स्पेंडिंग नहीं होती। डबल स्पेंडिंग अगर आपको समझनी है तो एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो समझ लीजिए एक फिजिकल बिल आपके पास है और उसके अगेंस्ट आपको एक पेमेंट मिलनी है। जब आपने उस बिल को किसी को दे दिया, आपको पेमेंट मिल गई, अब दोबारा आप उस बिल को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल बिल आपके हाथों में है ही नहीं, तो डबल स्पेंडिंग हो नहीं सकती। ये फिजिकल वाले केसेस की बात है, लेकिन डिजिटल करेंसी में ये डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसे ही रोकता है ब्लॉकचेन सिस्टम। और माइनर्स क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक्स पर रिकॉर्ड करते हैं। जो ब्लॉकचेन की हम बात करते हैं उसी में जो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो काम माइनर्स करते हैं। अब इसकी बुनियादी जरूरतों पर आ जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको चाहिए वॉलेट। जैसे बैंक अकाउंट में अगर आपको डील करना है तो आपको एक अकाउंट तो चाहिए होगा, ठीक उसी तरीके से एक वॉलेट की जरूरत आपको पड़ती है। उसके अलावा आपको माइनिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, और उसके अलावा एक और बहुत जरूरी पॉइंट, और उस पर भी आज हमारी चर्चा रहेगी, वो है सस्ती बिजली, क्योंकि पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है। और शुरुआत में मैंने बताया कि पावर कंजम्पशन के कंसर्न्स एलॉन मस्क को भी थे, तो उसी के चलते एक सबसे बड़ी जरूरत है सस्ती बिजली भी। अब उनसे बात करते हैं जो खुद माइनिंग करते हैं। अगर अभी तक थोड़ी कंफ्यूजन है तो माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि शायद ये आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और शायद अगर आपकी दिलचस्पी है माइनिंग में तो शायद आपने इनकी यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी। ये है दीपक धवानी, एक यूट्यूब चैनल खुद रन करते हैं और वहां पर माइनिंग की वीडियोस बनाते हैं। तो दीपक, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जहां तक हार्डवेयर की बात है, किस हार्डवेयर की जरूरत होती है माइनिंग के लिए? देखो, जब माइनिंग स्टार्ट हुई थी, हम 2008 की बात करें, तब तो एक नॉर्मल प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू बोलते हैं उससे काम चल जाता था। लेकिन आज ये सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई है। मतलब आज माइनिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नॉर्मल जीपीयू, एक नॉर्मल सीपीयू काम नहीं आता है। तो आज की तारीख में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफिक कार्ड्स। ओके, अच्छा, अभी हमने शुरुआत में तो यहां पर बता ही दिया कि माइनिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी एक दो लाइंस में अगर हमें बता पाए। माइनिंग देखो, क्या है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, हम माइनर्स ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं और हम लोग नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। जैसे आपने बताया, डबल स्पेंडिंग नहीं होने देते हैं। कोई भी, अगर सपोज मैं एक अकेला माइनर हूं, मेरे पास नेटवर्क का पूरा 51% अगर मेरे पास हैश पावर है, तो मैं वो चेन खुद अलग से चला सकता हूं। यानी मैं जो ट्रांजैक्शन चाहिए मैं वैलिडेट कर सकता हूं, मैं जहां पर वो चाहिए बिल बता सकता हूं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये भी मेरा बिल है, ये भी मेरा बिल है, तो उससे वो हो सकता है। लेकिन आज
जो हैश रेट्स है या जो नेट हैश है वो इतनी बढ़ गई है कि एक अकेला जना 51% ऑफ द टोटल नेटवर्क वो अचीव ही नहीं कर पाता है। इसके लिए ये पूरा नेटवर्क पूरा सिक्योर्ड हो चुका है, मतलब इसमें फॉल्स ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो आप ये भी बताइए कि कितना पैसा लग जाता है? अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़े चीप सवाल पूछ रहा हूं, बट मैं ये पर्सनल सवाल भी है कि कितना पैसा लग जाता है उस सेटअप के लिए, और आपके पास कितने सेटअप है? मेरे पास आज कह सकते हैं 7-8 सेटअप है, ज्यादा बड़े सेटअप्स नहीं है। लोगों के पास बहुत है। लेकिन आप अगर बात करें कि कितना पैसा लग जाता है क्लीन लेव में लैंग्वेज में, तो आप 40,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 40 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका बजट कितना है, डिपेंडिंग आप कितना बिलीव करते हो क्रिप्टो करेंसी में। और आखिरी सवाल जो कई पंजाबी अंकल्स हैं वो मुझसे भी पूछते रहते हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चा कितना कमा लेते हो? देखो, अगर रेवेन्यू की बात करें तो करंटली द रेवेन्यू इज 5 to 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशंस। लाइक सपोज आप एक 10 लाख रुपए का सेटअप लगाते हो तो यू कुड अर्न 5% to 50,000 to 1 lakh rupees पर मंथ, बट दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट प्राइस। अगर मार्केट कम हो जाता है सपोज, तो आपका जो माइनिंग रिवॉर्ड है, अगर आप उसको सेल करने जाओगे तो जैसे मार्केट डाउन है तो आपको इन कैश कम मिलेगा, लेकिन सपोज मार्केट बहुत हाई है, जो आपने माइन किया आप उसको ज्यादा रेट पे सेल कर सकते हो। और दिस कुड बी इवन अ टोटल डिफरेंट स्ट्रेटेजी, लाइक कि आपने जितना भी माइन किया आपने वो स्टोर किया, एंड देन जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद रेट्स काफी हाई हो जाते हैं तब आप वेट करते हो। जैसे शेयर मार्केट में सपोज रिलायंस का प्राइस आज डाउन है लेकिन 1-2 महीने बाद हाई हो जाता है, तब आप सेल करते हो तो योर रिवॉर्ड्स कुड इवन बी हाई। बट ये स्ट्रेटेजी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। और अगर हमारे दर्शकों को ये लग रहा है कि मैंने बहुत ही स्ट्रेट तरीके से इनसे पूछ लिया कितना कमा लेते हो, तो इन्होंने बकायदा बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि मैं कितना कमाता हूं, कैसे कमाता हूं, यूट्यूब पर। अगर आप वो चेकआउट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है चर्चा का, ये हमारा अगला सेगमेंट है और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अजीत खुराना। ये क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और फाउंडर है जेनेसिस नेटवर्क के, जो एक क्रिप्टो फंडिंग कंसोर्टियम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। तो मैंने शुरुआत में जब हमारा एक्सप्लेनर चल रहा था तो उसमें मैंने कहा कि जो माइनर्स हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन जिसकी हम बात अक्सर करते रहते हैं? जैसे आपने वो पंजाबी अंकल की बात कही, तो पंजाबी अंकल ये भी पूछते हैं कि स्कूल में मार्क्स कितने आए, तो हम सबको मैथ अच्छा करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब हम माइनिंग करते हैं तो हमें मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि विश्व भर में क्या 100 माइनर होंगे एक टाइम के, लाख माइनर होंगे, उनके कंप्यूटर वीक होंगे कि स्ट्रांग होंगे, ये बदलता रहता है मिनट बाय मिनट, डे बाय डे। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन माइनिंग के प्रोसेस में इंट्रोड्यूस की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि जब नंबर ऑफ पीपल चेंज हो और कंप्यूटर्स की क्षमता यानी कि पावर चेंज हो, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन को टफ या इजी बना के नेटवर्क को स्टेबल रखा जाता है, माइनिंग प्रोसेस को स्टेबल रखा जाता है। इंटरेस्टिंग। और वहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जहां तक बात होती है, बिटकॉइन माइनिंग की बात होती है तो बहुत ज्यादा चर्चा में वो रहती है, लेकिन अदरवाइज अगर डिसाइड करना हो कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी को माइन करना चाहिए तो किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? चाहे आप किसान हो चाहे क्रिप्टो माइनर, आप किस चीज का उत्पादन करेंगे इसका पहला आपको तो यही ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट में उसकी कीमत क्या है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी मार्केट प्राइस क्या है, और साथ ही साथ आपको ये देखना होता है कि कल क्या होगी, यानी कि ये स्टेबल होगी कि नहीं। मगर ये तो सिर्फ हुई रिटर्न की बात। रिटर्न हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट में जैसा कि पहले भाग में दीपक जी ने कहा था कि आपको ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट खरीदने होते हैं, और अगर आप इथीरियम या उससे रिलेटेड कुछ कॉइन्स माइन कर रहे हैं तो उसको आप जीपीयू माइनिंग करते हैं। मगर सबको आपको बिटकॉइन माइन करने, तो बिटकॉइन माइन करना इतना मुश्किल हो गया है कि उसके लिए आपको स्पेशल कंप्यूटर खरीदने पड़ते हैं जो सिर्फ बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। तो ये होती है आपका दूसरी चीज कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये 2 डिसीजन मेकिंग फैक्टर होते हैं डिसाइड करने के लिए आप क्या माइन करेंगे। अब क्योंकि माइनिंग एक नया चर्चा का विषय है बहुत सारे लोगों के लिए, और हमने इससे पहले दीपक से पूछा भी कितना कमा लेते हैं, तो कुछ लोगों को यह लग सकता है कि शायद इसमें बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि आप पैसे वाली चीजों के साथ खेल रहे हैं और पैसा बना भी रहे हैं, करेंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई वर्ड ऑफ कॉशन है आपके पास, कोई ऐसी कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग जो आप देना चाहते हैं दर्शकों को? बिल्कुल, 3 क्विक चेतावनियां देता हूं। पहली ये कि कुछ लोग अपने मोबाइल फोन पे माइनिंग करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो चाहे वो iOS फोन हो। गूगल और एप्पल इसकी परमिशन नहीं देते, यानी कि आप उनके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐसी कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते जिससे कि आप मोबाइल पे माइनिंग करें। तो आपको अगर माइनिंग करनी है तो आपको अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, और अक्सर यह देखा गया है कि यह सिक्योरिटी रिस्क होता है और वो कंप्यूटर आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। पहला रिस्क। दूसरा रिस्क, अगर क्रिप्टो की कीमत बढ़ती रहे
और माइनिंग हार्डवेयर उतना प्रोड्यूस ना हो तो माइनर्स को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड होता है। मगर अगर क्रिप्टो की कीमत घटने लग जाए तो माइनर्स का एक्चुअली नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि पहले भाग में दीपक जी ने कहा कि उनको महीने का 5 से 10% रिटर्न आ जाता है ऑन इन्वेस्टमेंट, मगर वो 5 से 10% आज के क्रिप्टो की कीमत पर है। समझो कल क्रिप्टो की कीमत आधी हो गई तो आपको इतना नुकसान हो सकता है कि आप अपना क्रिप्टो माइनिंग का जो हार्डवेयर है उसे बस बंद ही कर देंगे, क्योंकि उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। और लास्ट चीज, क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, तो आपका जो हार्डवेयर है वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी कि माइनिंग करने योग्य नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत खुराना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल माइनिंग से ही मिलती जुलती एक टर्म है स्टेकिंग, और उसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने दो भाइयों की मदद ली है, तो देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, वर्सेस माइनिंग वर्सेस स्टेकिंग। हम दोनों भाई इन दोनों वर्ड्स में, इन दोनों टर्म्स में आपको अंतर आज समझा देंगे। मैं बात करूंगा माइनिंग की और मैं बात करूंगा स्टेकिंग की। सबसे पहले अर्थ जो है इस शब्द का, उसकी बात करते हैं। माइनिंग का मतलब क्या है? उत्खनन, एक्सट्रैक्शन, नए सिरे से किसी चीज को खोजना या निकाल लाना। स्टेकिंग, यह शब्द बना है स्टेक से, यानी कुछ स्टेक पर लगाना, कुछ दाव पर लगाना, स्टेकिंग। माइनर्स का काम क्या होता है? एक समीकरण को हल करना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना। स्टेकिंग में वैलिडेटर्स सिक्कों को दाव पर लगाते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने वाले सबसे पहले शख्स को मिलती है पावर ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने की। जिसके दाव की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसे मिलती है मान्यता। माइनिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके एसेट्स पर आपका नियंत्रण रहता है। आप नए ब्लॉक्स ऐड कर रहे हैं, आप ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे हैं, उसके बदले में आपके एसेट्स बन रहे हैं, उसके बदले में आपको नए कॉइन्स मिल रहे हैं। इधर स्टेकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ज्यादा उपकरणों की इसके लिए जरूरत नहीं है। माइनिंग का सबसे बड़ा नुकसान है पावर कंजम्पशन। उपकरण की लागत भी इसमें लगती है, यानी ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो इसीलिए ये प्रॉफिटेबल भी है या नहीं, इस पर अक्सर चर्चा रहती है। और इधर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दाव पर लगाए हुए सिक्के आप कभी भी निकाल या बेच नहीं सकते। हम दोनों भाइयों की तरफ से फिलहाल इतना ही। ओवर टू यू अरुण। तो अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी एक चर्चा आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी है तो आप पॉलीगॉन का नाम आपने जरूर सुना होगा। उसके COO संदीप नहलवाल से हमारी चर्चा होगी ब्रेक के बाद। उन्हें आप यहां देख भी सकते हैं। तो छोटा सा ब्रेक और उसके बाद चर्चा होगी इनके साथ। देख रहे हैं शो जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज का फोकस है माइनिंग का। माइनिंग करते कैसे, इसके लिए क्या चाहिए, इस सब की चर्चा हमने ब्रेक से पहले कर ली है, लेकिन अब वक्त है दूसरी चर्चा का। हम कुछ और विषय हैं जिन पर बात करना चाहते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन माइनिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे फायदा होता है, हालांकि कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह एक मिथ भी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप नहलवाल, वो को फाउंडर और COO हैं पॉलीगॉन के। पॉलीगॉन इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को बिल्ड और कनेक्ट करता है। बहुत बहुत स्वागत है। आई कैन हेयर यू दो फॉर नाउ, लेकिन सबसे पहले अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो स्मार्टफोन माइनिंग जो है उसकी चर्चा हमने हमारे पहले मेहमान के साथ भी की। तो आपको क्या लगता है, इट वर्क्स और इट डजंट? यार मेरी नजर में अभी कोई भी ऐसा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है, लेजिटिमेट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जिसमें जो मोबाइल फोन पे माइन कर सकते हो आप। जिसमें तो आप जो भी ऐसे प्रोजेक्ट सुन रहे हो वो सब मोस्टली स्कैम्स होते हैं, जिसमें आपको वो टोकन खरीदवा के वो उसमें कुछ मोबाइल ऐप करेंगे, उसमें कुछ माइनिंग नहीं हो रही होगी। इट विल बी मोस्ट लाइकली अ स्कैम। आई वुड से अवॉइड इट। और या फिर उसमें जैसे अजीत सर सेड दैट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ मैलवेयर, मतलब उसमें मैलवेयर हो सकता है और आपके फोन में वायरस और मैल फंक्शन क्रिएट कर सकता है।
ओके। तो वहीं हम जहां पर बात कर रहे थे स्टेकिंग और माइनिंग की भी, तो अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में भी जो डिफरेंस है वो अगर क्विकली बता पाए। सो प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में डिफरेंस बहुत सिंपल है। अगर प्रूफ ऑफ वर्क में जो नाम बोलता है वो ये है कि आप कुछ काम करते हैं और उसके बदले में आप नेटवर्क की माइनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वो काम जो हम बोल रहे थे अभी कि वो आप मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं, उसमें वो आपका प्रूफ ऑफ वर्क होता है कि आपने उसमें ठीक से काम किया है एंड यू आर सिक्योरिंग और आप नेटवर्क सिक्योर कर रहे हो प्रॉपरली। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि आप अपना प्रूफ ऑफ स्टेक, जैसे आपने भी पिछले सेगमेंट में कहा कि आप अपना स्टेक रखते हो, कुछ आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हो नेटवर्क में, और फिर आप जो नेटवर्क के लिए जो काम करना है आपको, जिसको वैलिडेशन बोलते हैं, आप ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हो। और अगर आप ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने में गलती करोगे तो जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें से आपका अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है, तो स्लैशिंग बोलते हैं। तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं। पहले वाला मैकेनिज्म जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो बहुत, क्योंकि आपको मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने आपको बहुत हैवी सीपीयू रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, और जिसकी वजह से उसके काफी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं उसमें, जिसमें आपने बताया था कि टेस्ला ने मना कर दिया था बाद में बिकॉज ऑफ जो माइनिंग में इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, विच इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। इसीलिए जो लार्जेस्ट और लार्जर एंड लार्जर क्रिप्टो कम्युनिटी का जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर मूविंग, वो अभी प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव कर रहे हैं। और उसके लिए आपको कोई सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग करते हो बिटकॉइन या इथेरियम वाली, आपको उसमें हार्डवेयर लगाना पड़ता है पूरा, वो आपको फिक्स्ड कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है पहले आपको हार्डवेयर लगाने के लिए। जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट प्रूफ ऑफ वो जो सिक्योरिटी टोकन जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो वो टोकन आप बाय करते हो और आप किसी दूसरे माइनर को डेलीगेट कर सकते हो अगर आपके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं है। संदीप, हमारे पास एक जनता का भी सवाल है, लेकिन उससे पहले आखिरी मेरा एक सवाल होगा कि हम प्रॉफिटेबिलिटी पे और भी बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं अभी तक, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या आप इसे एज अ प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज देखते हैं या नहीं, और अगर हां तो क्या आपके पैरामीटर्स हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के? जो इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए, अगर आप जब आप कोई भी नेटवर्क में बेसिकली आप इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट ना देखें तो ज्यादा बेटर है। ये आप एक नेटवर्क में पार्टिसिपेंट, ये कम्युनिटी का कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट होता है। आप उसमें दो तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे आपने मान के चल लेते हैं कि आप पॉलीगॉन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप पॉलीगॉन के नेटवर्क के ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पॉलीगॉन टोकन्स बाय करके किसी वैलिडेटर आप चूज करोगे कि कौन सा अच्छा वैलिडेटर है, कौन नेटवर्क के लिए अच्छा काम कर रहा है, और आप उसको अपने टोकन डेलीगेट कर दोगे। तो आप टेक्निकल काम नहीं कर रहे हो, आपने उसको डेलीगेट कर दिया, आपने जो नेटवर्क की हेल्प करी वो अच्छे वैलिडेटर्स को चूज करके उनको डेलीगेट करने में हेल्प करी। अब वो डेलीगेट वो प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग कर रहे हैं और जो उनको रिवॉर्ड आ रहा है वो उसका कुछ पार्ट आपको उसकी वो देते हैं। तो आपको कुछ भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तो प्रॉफिटेबिलिटी दो फॉर्म में, एक तो जो वो परसेंटेज पार्ट आपको दे रहे हैं, प्लस आप जब किसी नेटवर्क की कम्युनिटी में हो और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और वो नेटवर्क ग्रो हो रहा है, तो आपका जो बेस एसेट है वो भी ग्रो कर सकता है। पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब, और इसमें हम आपके सवाल लेते हैं यानी दर्शकों के, और संदीप उस सवाल का जवाब देंगे। तो हमारे व्यूअर दर्शन मिश्रा ने यह सवाल भेजा है, सुनिए। हेलो, मेरा क्वेश्चन था, क्रिप्टो माइनिंग करके पैसे अर्न करना बहुत आसान सा लगता है, पर क्रिप्टो माइनिंग के क्या क्या कॉन्स हैं, और क्रिप्टो माइनिंग हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है, और आने वाले क्रिप्टो डिमांडिंग फ्यूचर में हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। तो आई थिंक इसके कई पार्ट्स को आपने ऑलरेडी आंसर तो पहले कर ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर सोल्यूशन बेस्ड आंसर अगर ब्रीफली अगर आपका हो कोई। हाँ, तो मैं किसी को भी आज की डेट में प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग रेकमेंड नहीं करता हूं। मैं काफी बड़ा प्रोपोनेंट प्रूफ ऑफ स्टेक का हूं, जैसे कि मेरे साथ और बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, बिकॉज वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती। आप ऐसा सोच सकते हो कि प्रूफ ऑफ वर्क 1G या 2G है और प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो 3G 4G है, तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे ना जाके आप प्रूफ ऑफ स्टेक में रह सकते हैं। सेकेंडली उन्होंने पूछा कि कॉन्स क्या क्या है माइनिंग के, तो जो प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग है उसमें तो हमने बात की कि आपको अगर आप कर रहे हो तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट लगानी है, फिक्स्ड एसेट लगाना है, और उसके बाद अगर मार्केट्स नहीं बिहेव करती हैं आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपका वो फिक्स्ड एसेट भी वेस्ट हो सकता है, क्योंकि उसका और दूसरा कुछ खास काम नहीं रह जाता उसके बाद। और स्पेशली अगर आप वो A6 माइनिंग कर रहे हो और आपका जो बेस मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी चला गया, और जो आपने जो टोकन माइन किए
और दूसरी बात यह कि एक आम आदमी के लिए आज की डेट में प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग को माइन करके सिस्टम सेटअप लगा के एक्चुअल में माइन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। आपको 40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा के वो सेटअप लगाना पड़ता है, तब जाके आपको वो माइन करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज दुनिया में बड़े बड़े माइनिंग फार्म लगे हुए हैं। वर्सेस इसीलिए मैं लोगों को प्रूफ ऑफ स्टेक प्रेफर करता हूं कि आप प्रूफ ऑफ स्टेक में आप वो उस नेटवर्क के एसेट्स बाय करते हो, आप उसका कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो और आप स्टेक करके उसे नेटवर्क में आप कम्युनिटी के लिए वर्क करते हो, जिससे कि आप उस नेटवर्क को ग्रो करने में भी हेल्प करते हो, उसकी अडॉप्शन ग्रो करने में हेल्प करते हो, उसके यूजर्स लाने में हेल्प करते हो, एंड देन उस नेटवर्क के साथ आप ग्रो करते हो। तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक का प्रूफ ऑफ स्टेक में जो कॉन्स है वो ये है कि आपको उस माइनिंग में अगर एंटर करना है तो आपको जो एसेट खरीदना है वो एसेट वो नेटवर्क का है। अगर कल को वो नेटवर्क नहीं चलता तो आपकी बेस वैल्यू नीचे जा सकती है। वो प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग का कॉन्स मैं कहूंगा। ओके, बाकी प्रूफ ऑफ स्टेक इज वेरी इजी। क्योंकि आपने पॉलीगॉन टोकन्स की भी बात की थी, तो मैं चाहता हूं कि जाते जाते अगर आप पॉलीगॉन जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी बात करें। हमने दर्शकों को बताया कि ये इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को बिल्ड और कनेक्ट करता है, तो आखिर के अगर 1 मिनट में अगर आप बता पाएं कि क्या है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन इथीरियम जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन है आज की डेट में। इथीरियम से बिटकॉइन से भी मच बड़ी ब्लॉकचेन है, उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से वहां पे बैंडविड्थ की कमी है, आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं पॉलीगॉन में, हम लेयर 2 ब्लॉकचेन्स बना रहे हैं जो इस लेयर 1 से इंटरेक्ट करती है, सिक्योरिटी उसकी लेयर 1 की लेती है, लेकिन एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, जैसे कोई गेम बना रहा है या कोई कल को कोई ट्विटर बनाना चाहता है, इस पे फेसबुक बनाना चाहता है या कोई भी दूसरी टाइप की एप्लीकेशन बनाना चाहता है, वो ये लेयर 2 चेन्स को यूज कर सकता है और वहां पे अपने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ला सकता है, क्योंकि फिर वो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी कम होती है। अदरवाइज इथीरियम लेयर 1 पे आज की डेट में एक सिंपल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको 15 हजार रुपए सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट के देने पड़ सकते हैं। तो ये लेयर 2 चेन बना के हम सस्ती वो प्रोड्यूस कराते हैं और आप उसमें एप्लीकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल जो है उन्हें हम शामिल करें हमारे इस शो पर, तो आप हमें टैग कर सकते हैं एनडीटीवी इंडिया को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मेरा नाम अरुण सिंह है, मुझे आप टैग कर सकते हैं और आपके सवालों को हम लेंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव है शो को लेकर तो भी आप वही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें बता सकते हैं। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो और यहां क्रिप्टो करेंसी की बात होती है। कोई भी डाउट, कोई भी सुझाव आपके पास हो हमें लिख भेजिए। इसी के साथ ही ये शो होता है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।